नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी भी इसको बोलते हैं, लोकसभा क्षेत्र है। तो पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, स्टालवर्ट ऑफ बीजेपी, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। और रमेश कुशवाहा, ये सीट वीआईपी को मिला था, इसलिए वीआईपी के यानी इंडिया गठबंधन के, एनडीए राधा मोहन सिंह, इंडिया गठबंधन राजेश कुशवाहा, इस दोनों के बीच में फाइट है। कुल 12 उम्मीदवार यहाँ चुनाव में हैं। 2008 के पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम मोतिहारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता था। जैसे मैंने बताया कि 2008 में जो परिसीमन हुआ, इसका नाम बदल करके पूर्वी चंपारण कर दिया गया। सामान्यतः एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। बड़ा जिला है। मैं रक्सौल में और मोतिहारी में संयोग से पदस्थापित भी रहा। तो इसमें मोतिहारी, मधुबन, पिपरा उस समय था, मतलब जब ये 2008 में था। परिसीमन के बाद चीज़ें बदली। कुछ महत्वपूर्ण चेहरे जो 2008 के पहले यहाँ रहे, उसमें राधा मोहन सिंह 89 में भी जीते थे, रमा देवी 98 में भी जीती थी, अखिलेश सिंह जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये आरजेडी से एक बार वहाँ एमपी रहे। नाम बदलने के बाद, जैसा मैंने कहा कि ये पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र हो गया। तो 2008 से यहाँ पर 2008 में परिसीमन हुआ, 2009 में चुनाव हुआ। राधा मोहन सिंह 9, 14 और 19 तीनों बार जीते हैं। एक बार कृषि मंत्री भी रहे। नॉन परफॉर्मेंस के कारण इनको हटा दिया गया। यहाँ पर जो अभी परिसीमन के बाद विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें हरसिद्धि, यह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कृष्णनंदन पासवान, इनको मंत्री बनाया गया। गोविंदगंज सुनील मणि तिवारी, केसरिया शालिनी मिश्रा, कल्याणपुर मनोज कुमार यादव, ये उपचुनाव हुआ था। पिपरा शंभू प्रसाद यादव और मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ये बीजेपी में 1-2 बार मंत्री भी रहे। ये मोटे तौर पर वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर 1-2 चीज़ समझने वाली बात है कि बीजेपी ने चुनाव के पूर्व जो सर्वेक्षण कराए थे, उसमें राधा मोहन सिंह का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। और ये बात मीडिया में बिल्कुल उजागर हो गई थी कि इस बार राधा मोहन सिंह को संभवतः टिकट नहीं मिलेगा। और वो इसके लिए एक तरह से वो एक्सेप्ट भी कर लिए थे। और उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर और जो उनका बयान वगैरह आना शुरू हुआ, वो आ गया कि मैं अब शायद चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ। बहरहाल अंततोगत्वा उनको टिकट बीजेपी ने फिर दिया है। एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हैं, चूँकि 1 साल से उनको लग रहा था कि टिकट नहीं मिल रहा, बहुत एक्टिव भी नहीं रहे। वहीं इंडिया अलायंस ने रमेश कुशवाहा को टिकट दिया। एक चीज़ याद रखिए, एक बड़ी मज़ेदार बात हो रही है इस बार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, एनडीए के एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, ये 2 कुशवाहा स्टालवर्ट, यह सोच करके लाया गया कि कुशवाहा का वोट ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन बीजेपी ने किसी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। और इसको लेकर के अजीब स्थिति है। जब हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, भागलपुर से लेके मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली आदि जगहों पर, सारण वगैरह में, तो ये बात कुशवाहा के बीच में बड़ी चर्चा का विषय था कि क्या सोच कर हम लोग टिकट दें। और वही एक स्ट्रेटजी के तहत आरजेडी ने बड़ी अच्छी खासी संख्या में कुशवाहा को टिकट दे दिया। इसलिए इस चुनाव में कुशवाहा का वोट, एकाध अपवाद को अगर छोड़ दें, जदयू की तरफ से जो लोग गए हैं, तो बाय एंड लार्ज इस बार कुशवाहा का वोट एनडीए को नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर भूमिहार का भी जो इन चंक वोट मिलता था एनडीए को, इस बार ये दोनों नदारद। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो दर्शकों को नोट करना चाहिए। मेरी अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है कि चुनाव के बाद जो विश्लेषण होगा और ये बातें स्पष्ट होगी कि कुशवाहा और भूमिहार का अच्छा वोट नहीं मिला है, तो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष
और विजय सिन्हा जो भूमिहार के स्वयंभू बड़े नेता घोषित हैं और जिसको ये सोच करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया था कि भूमिहार का वोट ट्रांसफ़र होगा, जो होता नहीं दिख रहा है। तो चुनाव के बाद बीजेपी के मंथन में अगर इन दोनों के पर कतर दिए जाएंगे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं और जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं वह राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट जा रहे हैं। लगातार 3 बार 4 बार से ज़्यादा एमपी रहना, जब कृषि मंत्री थे तो बेशक कुछ काम इन्होंने किया था, लेकिन जैसा मैंने बताया विगत 1-1.5 साल से उनको लग गया था कि टिकट नहीं मिलेगा, तो एकदम इनएक्टिव हो गए थे ऑलमोस्ट। क्षेत्र में अनुपलब्धता और ये सारी चीज़ें उनके नेगेटिव जाती है। दूसरा, एक पॉजिटिव चीज़ उनका ये जाती है कि बड़े सौम्य और सहज व्यक्ति हैं। और एग्रेसिव और टोन वगैरह सामान्यतः जो बीजेपी के जो स्टालवर्ट होते हैं उनका टोन बड़ा एग्रेसिव होता है, वो सब इनमें नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और नीतीश कुमार का खास करके एंटी इनकम्बेंसी इनके लिए बड़ा महंगा पड़ रहा है। माने बीजेपी के रैंक एंड फाइल में अजीब उहापोह की स्थिति है कि वो किसको सपोर्ट करे नहीं करे। अच्छा, एक मीडिया में अलग नैरेटिव चलना शुरू हुआ कि बीजेपी के बाद शायद नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे, और अगर ऐसा कुछ कर दें तो किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति का राजनीतिक चरित्र के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जदयू के लोग सोच रहे हैं इनको दें कि नहीं दें, बीजेपी माने अजीब नीचे में अजीब कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसलिए दुर्भाग्य से इस बार जो चुनाव हो रहा है वह तेजस्वी बनाम ऑल हो जा रहा है। रमेश सिंह कुशवाहा अपेक्षाकृत यंग भी हैं, सहनी की भी ठीक ठाक वहाँ वोट है, और अगर अति माने यादव मुस्लिम कुशवाहा और कुछ भूमिहार समाज, और अगर अति पिछड़ा जिनको हम लोग पचपनिया कहते हैं, अगर उसका कुछ परसेंटेज टिल्ट हो गया तो रमेश कुशवाहा इस बार बाजी भी मार सकते हैं। फिलहाल बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं है, बाइपोलर चुनाव है, सीधा मुकाबला है, लेकिन कांटा रमेश कुशवाहा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।